नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का डीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस समय की क्लासों में हम पढ़ रहे हैं काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र में भी इससे पहले हमने कई संप्रदाय पढ़े हैं और आज भी एक महत्वपूर्ण जो संप्रदाय है आपका औचित्य संप्रदाय, इस पर चर्चा करेंगे। जितना विस्तृत होगा, परीक्षा उपयोगी तथ्यों की को ध्यान में रखते हुए विशेष तथ्यों से परिचित होंगे। जहाँ से प्रश्न बनते हैं उन सब तथ्यों का एक समीक्षात्मक विश्लेषण हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ज़्यादा, समझेंगे कम, लिखेंगे कम, समझेंगे ज़्यादा। इसी के साथ में हम आपको सूचना दे दें कि डीएस एकेडमी का 0 लेवल से एकदम शून्य से बैच शुरू हो गया है। जो भी कैंडिडेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, नया बैच शुरू हुआ है और बहुत विस्तृत अवधारणात्मक, तथ्यात्मक और तार्किक रूप से उसमें जो तथ्य हैं उनका विश्लेषण किया जा रहा है। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, वो एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम शुल्क के साथ में हम आपको पूरा आपका टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ की जो कक्षाएं हैं वो दी जा रही हैं। जो भी रचनाएं हैं या जो भी रचनाकार हैं उनके विषय में बहुत गहन अध्ययन इस बार और भी बहुत ज़्यादा सूक्ष्म और विस्तृत विश्लेषण के साथ में हम आपको लेकर आ रहे हैं। ये जो क्लासेज हैं बहुत विस्तृत चल रही हैं, तो जो भी बच्चे यहाँ पे तो जो चल रहे हैं, जितना फ्री में पढ़ाया है उससे ज़्यादा जो विस्तृत है वो हम आपको दे रहे हैं। बहुत नवीनताएं आपको देखने को मिलेंगी, बहुत कथन और जो तर्क विश्लेषणात्मक प्रश्न है वो सब आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, या क्लास के अंतिम में हम आपको नंबर प्रोवाइड कराएंगे। इसी के साथ में डीएस एकेडमी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नवीन और अलौकिक प्रश्नों का जो संयोजन उसमें किया जा रहा है। चलिए, बात करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, जैसा कि हमने बताया कि इसमें लिखा कम जाएगा, समझने का ये ज़्यादा है। इससे पहले हमने कई संप्रदाय पढ़े, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय। आज जो बात करेंगे वो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय है, औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय में यदि बात करें तो इसमें जैसा कि हमने देखा था कि इन सभी संप्रदायों में मूल जो थी वो मूल बात यह है कि काव्य का प्राण तत्व, काव्य की आत्मा या काव्य का सर्वस्व किसको माना जाए। यहाँ पे सभी संप्रदायों में अलंकार में अलंकार को माना गया, रस में रस को प्राण तत्व माना गया काव्य का, वक्रोक्ति में वक्रोक्ति को, ठीक है, रीति में रीति को। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम औचित्य की। तो औचित्य में भी बात यही है कि काव्य का प्राण तत्व या काव्य की आत्मा किसको कहा जाए। सबके अपने अपने मत रहे हैं, जो जिस संप्रदाय को लेकर आया है, जैसे कि वामन थे, आपके कुंतक थे, तो इन सब का अपना अपना मत है कि किसको काव्य का आधारभूत प्राणभूत तत्व माना जाए। ये बात चल रही थी, जो जिस संप्रदाय का है उसने उसी संप्रदाय को विशेष महत्व दिया है। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम औचित्य की। अब वक्रोक्ति में भी पता था कि वक्रोक्ति किसको कहा जाए, रीति में भी पता था कि रीति को आपका काव्य का तत्व माना जाए, अलंकार में अलंकार को काव्य का तत्व माना जाए, महत्वपूर्ण या काव्य की आत्मा अलंकार को माना जाए। या रस की बात करें, जैसा कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से परिचित होते हैं। वैसे जितने संप्रदाय हैं इनके शब्दों का उल्लेख फेर बदल करके आपको भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिल जाएगा, क्योंकि हमारा जो काव्य शास्त्र का आधार है, जैसा कि हम कहें, आप हिंदी साहित्य अगर आप पढ़ना शुरू करें तो जो आधार है वो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो 1929 में आया था। वहीं जैसे कि हिंदुओं के धर्म ग्रंथ होते हैं, रामायण है, तो वो आधार ग्रंथ माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो काव्य शास्त्र का जो आधार ग्रंथ माना जाता है, आगे के जो काव्य शास्त्रीय जो ग्रंथ लिखे गए वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को आधार बनाकर लिखे गए थे। यहाँ पे जो आधार बनाकर लिखे गए, इन्हीं का आधार लेके आपने देखा होगा कि रीतिकाल में भी जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे भी एक संप्रदाय वो चला था। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये है औचित्य संप्रदाय। औचित्य का मतलब है कि उचित किसको माना जाए, उचित
समन्वय, काव्य का जो समन्वय है, उचित जो तर्क है, वो किसको माना जाए। आगे परिभाषाओं को देखेंगे तब समझेंगे पूरा औचित्य संप्रदाय को। बात कर ले तो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र है। एक प्रश्न सीधा सीधा है, प्रवर्तक आपके आचार्य क्षेमेंद्र। दूसरी बात करें तो इनका समय 11वीं शती माना जाता है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, हाँ दूसरी बात यहीं पे है, ये अभिनव गुप्त के शिष्य थे। कौन? आचार्य क्षेमेंद्र। दूसरी बात करें तो क्षेमेंद्र का प्रसिद्ध ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा महत्वपूर्ण है। देखिए एक चीज और है यहाँ पे, यदि ये तथ्य है कि यदि यहाँ से प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से सबसे विश्लेषणात्मक औचित्य संप्रदाय को किसमें निरूपित किया गया है या किसमें परिभाषित किया गया है, किसमें संरक्षित किया गया है, तो आपका औचित्य विचार चर्चा रहेगा। जिस भी संप्रदाय के प्रवर्तक ने जो भी संप्रदाय की स्थापना की है, पुनर्संरचना की है, या उसके विषय में जो भी तर्क वितर्क दिए हैं, वो सब अपने उसी महत्वपूर्ण ग्रंथ में वो देते हैं। ये चीज आपको शुरू से हम बताते हुए आ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे औचित्य संप्रदाय के जो भी परिभाषाएं थी उनको परिलक्षित किया है, तो वो इन्होंने क्षेमेंद्र जी ने अपने औचित्य विचार चर्चा में किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि औचित्य विचार चर्चा का जो आधार ग्रंथ है वो क्या है, तो ध्वन्यालोक है। ध्वन्यालोक, कमेंट कीजिएगा ध्वन्यालोक किसका ग्रंथ है। बात करें औचित्य संप्रदाय के विषय में थोड़ा सा यहाँ समझेंगे, उसके बाद में जैसे कि हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं कि क्षेमेंद्र से पहले कौन आचार्य थे जिन्होंने औचित्य शब्द का प्रयोग किया है, और बाद में कौन है, और बीच में क्षेमेंद्र जी को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है उचितस्य चयो भावस्तो दोचित्यम प्रचक्षते, यानी कि उचित भाव ही, सीधी सीधी बात है, यहाँ पे हिंदी में पढ़ेंगे, उचित भाव ही औचित्य है। अब ये बात आती है कि उचित भाव क्या है, उचित क्या है। औचित्य तो है, उचित, औचित्य जो बना है, ठीक है, वो उचित से बना है। अब उचित क्या है? उचित का मतलब है यहाँ पे एक आप कह सकते हैं संतुलन या व्यवस्था, यानी कि काव्य में जो भी हमने अभी तक रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, शब्द शक्तियाँ, ये सब जो पढ़े हैं, इनका एक व्यवस्था में, एक संतुलन में जो उचित भाव जो वो जागृत करते हैं, जो पाठक को हृदयग्राही करते हैं, उसको आप क्या कहेंगे? औचित्य कहेंगे। चलिए बात करते हैं दूसरा है औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यम काव्य जीवितम, यानी कि औचित्य क्या है? जो रस से सिद्ध काव्य पर जीवित या प्राण तत्व है। थोड़ा सा नोट कीजिए, इसका औचित्यम रस सिद्धम, यानी कि रस से सिद्ध काव्य पर जीवित, यानी कि प्राण तत्व औचित्य है। ये कौन कह रहे हैं? आपके क्षेमेंद्र कह रहे हैं। इसी के साथ में यदि आप इसको एक पारिभाषिक रूप में लिखना चाहें तो रस को स्थिर जीवन शक्ति प्रदान करने वाला तत्व औचित्य है। ठीक है, यदि हम दो शब्दों में बात करें कि औचित्य क्या है, यदि कभी आपको पीजीटी मुख्य परीक्षा में प्रश्न बन जाए तब आप यहाँ पे नोट कीजिएगा कि उचित काव्य गुणों के, देखिए निचोड़ है आपके पास, उचित काव्य गुणों के संतुलन एवं समन्वय को औचित्य कहते हैं।
औचित्य किसे कहते हैं कि उचित काव्य गुणों के संतुलन एवं समन्वय को औचित्य कहते हैं। आप एक लाइन में इसका उत्तर दे सकते हो। अब आप इसको अपनी पारिभाषिक शब्दावली में आप इसको बढ़ा भी सकते हैं यदि कहीं प्रश्न बनता है। बाकी उचित जो भाव है उनको औचित्य कहा है क्षेमेंद्र ने। रस को स्थिर, जो भी रस है, यानी कि रस क्या है, जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ पे हम रस की बात उसकी नहीं कर रहे हैं जो हमने रस सारे पढ़े हैं, यहाँ पे रस की बात कर रहे हैं कि किसी भी काव्य को पढ़कर उसमें जो गुण हैं, छंद है, अलंकार है, उनके माध्यम से जो पाठक को रसास्वादन होता है, उस रस की बात यहाँ पे कर रहे हैं। रस को स्थिर, जीवन शक्ति प्रदान करने वाला जो तत्व है, जो आनंद में, जो अंतिम चरम लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है, उसको औचित्य कहते हैं। मुझे लगता है कि अब आप सबको औचित्य समझ में आया होगा। बाकी के इसके जो तथ्य हैं उनसे परिचित होते हैं। आगे बात करते हैं आपके, तो औचित्य संप्रदाय का ऐतिहासिक विकास में पहले नंबर पे है आपके भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में औचित्य शब्द का प्रयोग ना करते हुए भी इसके संबंध में अनेक स्थलों पर संकेत दिए हैं। किसके? औचित्य के, यानी कि रस, आनंद की जो अंतिम स्थिति होगी वो कैसे मिलेगी। और इन्होंने, जैसे कि आप जानते हैं भरत मुनि का नाट्यशास्त्र जो है एक नाटक विषय है, नाटक विषयक ग्रंथ है, तो उसमें उन्होंने अभिनय के रूप में औचित्य का प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं भामा की। आचार्य भामा ने औचित्य को काव्य का सर्वप्रमुख गुण कहा है। क्या कहा है? तो सर्वप्रमुख गुण कहा है काव्य का। इन्होंने न्याय शब्द को द्वारा औचित्य शब्द का निर्देश किया है। तो यहां से प्रश्न बनेगा एक, यहां से न्याय शब्द के द्वारा औचित्य को किसने संबोधित किया है, या न्याय शब्द को औचित्य किसने कहा है? तो आपके आचार्य भामा जी ने। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी के जो आगे के तथ्य हैं उनसे परिचित होते हैं थोड़ा तेजी के साथ में, लेकिन हाँ, आपको जितना स्पष्ट होना रहेगा आपको कंप्लीटली कराएंगे। चलिए, देखिए जितना परीक्षोपयोगी हैं सारे तथ्य आपको दिए जा रहे हैं, और जो नया बैच शुरू हुआ है उसमें तथ्य और भी महत्वपूर्ण है। बचेगा आपसे यहाँ पे भी कुछ नहीं, लेकिन उसमें जो अवधारणात्मक है, यानी कि वहाँ पे हम 3 तथ्यों को एक साथ लेके चल रहे हैं। एक तो आपके ऑब्जेक्टिव की तैयारी, दूसरा आपका यदि लोक सेवा आयोग वाला जो प्रवक्ता है, राजकीय प्रवक्ता, उसमें आप प्री निकाल लेते हैं ऑब्जेक्टिव होके, तो फिर आपको मेंस भी लिखने की साथ के साथ जो अवधारणात्मक तथ्य हैं वो आपको कराए जा रहे हैं। इसी के साथ में प्रश्न कैसे बनते हैं या कहाँ के प्रश्नों से आपको साक्षात्कार में प्रश्न मिलेंगे, ये सब तथ्य भी साथ के साथ आपके चल रहे हैं। तो जो नया बैच अभी शुरू हुआ है उसमें जो तथ्य हैं बहुत ज़्यादा आपको लिए एक ही क्लास में आपको बहुत चीज़ें समझाई जा रही हैं। चलिए आगे बात करते हैं भामा जी के बाद में आचार्य दंडी। आचार्य दंडी जी की बात करें तो आचार्य दंडी ने आचार्य दंडी का दोष परिहार विवेचन, यानी कि दोषों के रूप में औचित्य पर आधारित है। औचित्य पर आधारित है, ठीक है। इसी के बाद में बात करें तो रुद्रट की। रुद्रट ने सर्वप्रथम औचित्य और अनौचित्य शब्द का प्रयोग करते हुए औचित्य की महत्ता का स्पष्ट संकेत किया है। औचित्य की महत्ता का स्पष्ट उल्लेख किया है, और इन्होंने कहा है किया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं
राजशेखर की। राजशेखर ने गुण और दोष की स्थिति गुण और दोष की स्थिति कवि के औचित्य विवेक पर निर्भर है, या इन्होंने उसके विवेक पर मानी है। आनंदवर्धन की बात करें, आनंदवर्धन ने अलंकार गुण संघटना प्रबंध वृत्ति रसवृत्ति तथा भाषा के प्रयोग पर भाषा के प्रयोग के औचित्य पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। ये हैं आपके क्षेमेंद्र, आपके आनंदवर्धन के। आगे बात कर लेते हैं यहीं पे। इन्होंने 6 प्रकार के औचित्य माने हैं। महत्वपूर्ण है। पहला है रसौचित्य, यानी कि जिसमें रस के आनंद की अनुभूति हो। दूसरा है अलंकारोचित्य, जिसमें अलंकार समाहित हो। तीसरा है गुणौचित्य, यानी कि गुणों में भी औचित्य है, काव्य गुणों में। 4th नंबर पे है संघटनौचित्य। यानी कि जो आपके काव्य में जो संघटनाएं हैं, पात्रों के वर्ण्य विषय हैं, अनुकूल दशाएं हैं, इन सबको इन्होंने आधार बनाया है। प्रबंधौचित्य, प्रबंधौचित्य की यदि बात करें तो इसमें है आपका जो भी वर्ण्य विषय वस्तु घटना जो होती हैं उन सबको इसमें समाहित किया जाता है। रीति औचित्य की बात करें तो इसमें रीति के जो अनेक प्रयोग हैं वो देखने को मिलते हैं, वक्ता और पात्रों के अनुकूल क्या क्या है। बात करें अगले नंबर पे कुंतक की। कुंतक ने किसी वस्तु के स्वाभाविक सौंदर्य वर्णन को औचित्य कहा है। स्वाभाविक सौंदर्य वर्णन को औचित्य कहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं महिम भट्ट की। महिम भट्ट ने व्यक्ति विवेक में औचित्य के 2 भेदों का उल्लेख किया है। औचित्य के 2 भेदों का उल्लेख किया है। पहला है आपका शब्दौचित्य और दूसरा है अर्थौचित्य। पहला है शब्दौचित्य और दूसरा है अर्थौचित्य।
ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। दंडी ने क्या है कि दोष परिहार विवेचन को औचित्य पर आधारित माना है, यानी कि उचित काव्य पंक्तियां वही हैं जिसमें दोषों का परिहार यानी कि उनका निराकरण किया जाए। रुद्रट ने सर्वप्रथम औचित्य और अनौचित्य शब्द का प्रयोग करते हुए औचित्य की महत्ता का स्पष्ट उल्लेख किया है। औचित्य के संदर्भ में औचित्य और अनौचित्य शब्दों का प्रयोग किसने किया है? तो आपके आचार्य रुद्रट ने। राजशेखर ने गुण और दोषों की स्थिति कवि के औचित्य विवेक पर निर्भर मानी है, यानी कि गुण और दोषों की जो स्थिति है वो कवि के औचित्य यानी कि सामंजस्य बैठाने के संतुलन पर आधारित है। आनंदवर्धन ने अलंकार, गुण, संघटना, प्रबंध, वृत्ति यानी कि रस वृत्ति तथा भाषा के प्रयोग के औचित्य पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। इन्होंने 6 प्रकार के औचित्य माने हैं: रसौचित्य, अलंकारोचित्य, गुणौचित्य, संघटनाऔचित्य, प्रबंधौचित्य और रीति औचित्य। ये है। कुंतक ने किसी वस्तु के स्वाभाविक सौंदर्य वर्णन को औचित्य कहा है। किसी वस्तु के स्वाभाविक सौंदर्य के वर्णन को औचित्य किसने माना है? तो आपके कुंतक ने। यहां से प्रश्न बनेगा। महिम भट्ट ने व्यक्ति विवेक में औचित्य, महिम भट्ट का ग्रंथ है व्यक्ति विवेक में औचित्य के 2 भेदों का उल्लेख किया है, शब्दौचित्य और अर्थौचित्य। यहां से भी प्रश्न बन सकता है, यहां से भी प्रश्न बनेगा। आपके आनंदवर्धन ने जो प्रकार माने हैं और आपके जो महिम भट्ट ने माने हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में देखते हैं जो थोड़े से फैक्ट जो तथ्य बचे हुए हैं उनको देखते हैं। चलिए देखिए, जितने भी परीक्षोपयोगी तथ्य हैं आपसे कुछ भी नहीं बच रहा है, लेकिन आपसे शिकायत है कि आप लोग ना तो क्लास को लाइक करते हो, और अभी की क्लास है तो आप शेयर कर सकते हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप शेयर करते रहिए। चलिए आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों पे। अगला है आपके क्षेमेंद्र और उनका औचित्य संप्रदाय। क्षेमेंद्र की यदि बात करें तो यहां पे इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा ना मानकर, क्योंकि इनका जो ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा वो ध्वन्यालोक पर आधारित है, ठीक है, यानी कि आधार उन्होंने वहां से लिया है। लेकिन आगे क्या है कि इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा न मानकर औचित्य को काव्य की आत्मा माना है। और इसी के साथ में बात करें तो इन्होंने औचित्य के 27 भेदों का उल्लेख किया है। इन्होंने औचित्य के 27 भेदों का उल्लेख किया है। देखिए कहीं कहीं पे 28 भी मिलेंगे, लेकिन विकल्प में दोनों नहीं रहेंगे। यदि दोनों रहेंगे तब आप 27 को यहाँ पे सही कीजिएगा, ठीक है। इसी के बाद में औचित्य के प्रमुख भेदों पे बात कर लेते हैं। औचित्य के प्रमुख भेद 27 के नाम कभी आपसे प्रश्न बनेगा नहीं, ठीक है, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। पहला है प्रमुख भेद में जो प्रमुख है उनमें बात करेंगे हम 10 की। पहला है पदौचित्य। पदौचित्य की यदि बात करें तो इसमें पद का जो उचित प्रयोग होता है वो कैसे होता है उसका वर्णन है। दूसरा है वाक्योचित्य, इसमें वाक्य उचित रूप में वाक्य का प्रयोग। तीसरे नंबर पे है प्रबंधौचित्य, यानी कि इसमें है कि प्रबंध के अर्थ में उचित रूप में निबंधन, जो निबंध लिखा जाता है वो किस तरह लिखा जाएगा इसकी चर्चा की जाएगी। फोर्थ नंबर पे है गुणौचित्य, इसके बाद में यानी कि अर्थ के अनुरूप काव्य में गुणों का जो विधान है वो किस प्रकार है, इसमें इसकी चर्चा की जाएगी। अलंकारोचित्य,
अलंकारोचित्य में यदि बात करें तो यहाँ पे मतलब अलंकारों के अनुरूप जो विधान है काव्य का, उसके संदर्भ में बात हो रही है। प्रतिभौचित्य यानी कि प्रतिभा में कितना चमत्कार है काव्य रचना में, उसके विषय में यहाँ पे बात होगी। 7वें नंबर में यदि बात करें तो क्रियोचित्य, 7वें नंबर पे, यानी कि क्रिया में औचित्य होने पर जो माधुर्य गुण और बाकी की जो तत्व होते हैं वो कितना विद्यमान है, छंदों का चमत्कृत होना, ये सब इसमें रहेगा। तत्वोचित्य, 9वें नंबर पे यहाँ पे तत्वों की बात होगी। अभिप्रायोचित्य, अभिप्रायोचित्य यानी कि अभिप्राय जो काव्य में रहता है। और 10वें नंबर पे है आपका सार संग्रह औचित्य, ये है आपका जो महत्वपूर्ण भेद थे। बात करें थोड़ा सा अंतर में तो क्षेमेंद्र ने आत्मा और जीवन में, क्षेमेंद्र ने आत्मा और जीवन में अंतर किया है, और इन्होंने अंतर में क्या किया है, और इन्होंने रस को जो है वो आत्मा माना है और औचित्य को जो है वो जीवन माना है। इन्होंने रस को आत्मा तथा जीवन को औचित्य माना है। ठीक है, और जैसे कि रस का काम जो है वो प्राण प्रतिष्ठा करना है, और आपका जो औचित्य का काम है वो जीवन को दीर्घायु बनाता है। ठीक है, पूर्ववर्ती आचार्यों में बात कर लेते हैं। क्षेमेंद्र के परवर्ती आचार्य, क्षेमेंद्र के परवर्ती आचार्यों में यदि बात करें तो पहले नंबर पे आपके आएंगे मम्मट। मम्मट ने माना कि औचित्य के आधार पर गुण दोषों को पहचाना जा सकता है। गुण दोषों को पहचाना जा सकता है, इसी स्लॉट पर कंप्लीट करना है। दूसरे हैं पंडित विश्वनाथ। पंडित विश्वनाथ जी की बात करें, पंडित विश्वनाथ ने भी औचित्य को मम्मट की भांति गुण दोषों तक ही सीमित रखा है। गुण दोषों तक ही सीमित रखा है। इसके बाद में बात कर ले थोड़ा सा पाश्चात्य में, महत्वपूर्ण है। पाश्चात्य विद्वान या काव्यशास्त्री कहें अरस्तु। पाश्चात्य विद्वान अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में 4 प्रकार के औचित्य का वर्णन किया है। 4 प्रकार के औचित्य का वर्णन किया है। पहला है इसमें घटनौचित्य, यानी कि घटना का
उचित वर्णन। दूसरा है रूपकोचित्य और तीसरे नंबर पे है विशेषणौचित्य। इसी के साथ में 5वें नंबर पे बात करें तो विषयोचित्य। चौथे नंबर पे है आपका विषयोचित्य। तो ये है आपका यहाँ पे औचित्य संप्रदाय आपका पूरा होता है। ठीक है, तो ये क्षेमेंद्र ने ध्वनि को काव्य की आत्मा ना मानकर औचित्य को काव्य की आत्मा माना है। इन्होंने औचित्य के 27 भेदों का उल्लेख किया है, जिसमें यदि आप देखेंगे तो पद है, वाक्य है, प्रबंध है, गुण है, अलंकार है, रस है, क्रिया है, कारक है, लिंग है, वचन है, विशेषण है, उपसर्ग है, निपात है, काल है, देश है, कुलव्रत है, तत्व है, सत्य है, अभिप्राय है, विचार है, अवस्था है, प्रतिभा है, संग्रह है। इस तरह से आशीर्वाद है, इस तरह से इन्होंने 27 जो है वो भेद माने हैं, लेकिन प्रमुख जो है वो ये 10 हैं। इन 10 को आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है, क्षेमेंद्र ने आत्मा और जीवन में अंतर किया है और इन्होंने आत्मा को जो है वो रस माना है और जीवन को माना है उन्होंने औचित्य, यानी कि वो आगे उसको बढ़ाता है। विश्वनाथ की बात करेंगे तो इन्होंने औचित्य को मम्मट की भांति गुण दोषों तक ही सीमित रखा है और मम्मट ने औचित्य के आधार पर माना है कि गुण दोषों को पहचाना जा सकता है। किसके आधार पर? औचित्य, क्योंकि सामंजस्य बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ठीक है, और पाश्चात्य विद्वान हैं आपके अरस्तु। इन्होंने पोएटिक्स में 4 प्रकार के औचित्य का वर्णन किया है: घटनाऔचित्य, रूप का औचित्य, विशेषणौचित्य और विषयोचित्य। देखिए, जितना यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, पूरा औचित्य संप्रदाय का निचोड़ आपके सामने है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बात करें जो भी बच्चा न्यू एडमिशन चाहता है न्यू बैच में, तो जो न्यू बैच है वो चल रहा है आपका। इसमें आप हमें कॉल करेंगे 9568802463 पे। ये जो बैच अभी शुरू हुआ है काफ़ी आगे आ गया है, लेकिन आप लोग एडमिशन लेंगे वैसे ही आपको क्लासेस मिल जाएंगी। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ सभी का है और इसमें सीधा सीधा है कि यदि आपको कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो आप सीधे हमसे बात कर सकते हैं। और यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट के लिए भी आप इसी नंबर पे कॉल करेंगे। 750 रुपये में हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं, लेकिन 50 टेस्ट पेपर एकदम नवीन जो पाठ्यक्रम है आपकी, जो नवीन पेपर की जो पद्धति बनती चली आ रही है उसको आधार बना के टेस्ट पेपर आपका तैयार किया जा रहा है। एक प्रश्न बहुत गहनता के साथ में तैयार किया जाता है। तो चलिए, जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं 9568802463 पे आप कॉल करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो क्लासेज हैं आपको बहुत न्यूनतम शुल्क के साथ में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ठीक है, अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले संप्रदाय के साथ में। अब एक ही संप्रदाय बचा है, ज़रा कमेंट कीजिएगा कौन सा संप्रदाय है। तो ठीक है, अगली क्लास तक आप सभी का धन्यवाद।